उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। जिंदगी का हाथ थामे आज हम पहुंच गए हैं उनके घर में, जिन्होंने एनिमेशन की दुनिया को हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचाया। जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी। वो एक अकेला शख्स ही था जिसने वर्षों पहले कार्टून्स की दुनिया बसाने का सपना देखा, उसमें रंग भरे और सजा दी हमारे लिए एक नई दुनिया। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। अब हम भी आपको बता देते हैं उनका नाम और उनका पता। आप हैं भीमसेन। मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है। सिर्फ एनिमेशन ही नहीं, फीचर फिल्में भी आपने खूब पसंद की हैं उनकी। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबोदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने। आज अमरकांत ने कोशिश की है भीमसेन जी की यादों के उजाले में देखने की उनकी जिंदगी को। दोस्तों, पिछले हफ्ते बातों का सिलसिला उस छोर पर रुका था जहां हम सुन रहे थे फिल्म पेइंग गेस्ट का गाना। वहीं अमरकांत जी भीमसेन जी से बातें कर कुछ यादें ताजा कर रहे थे। आइए जानते हैं कौन कौन सी बातें याद आई भीमसेन जी को। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। ये गाना सुनते हुए मैं सोच रहा था कि ये मोहब्बत करने वालों के लिए तो सब बातें ठीक हैं कि जमाने की वो परवाह नहीं करते, लेकिन जो प्रैक्टिकल आदमी होता है वो जमाने की बड़ी परवाह करता है। उस दौर में एनिमेशन तो भीमसेन जी इसको इतना लोग जानते नहीं थे, या एनिमेशन का ऐसा कोई दौर नहीं था। तो उस समय आपने कैसे मतलब सोचा कि ये इस तरफ हमें जाना चाहिए? वो क्या भविष्य दिखा आपको? क्या आपको लगा कि एनिमेशन में जाके हम कुछ कर सकते हैं या कुछ क्रांति कर सकते हैं? ऐसा कुछ सोचा आपने और राम मोहन जी ने उस समय? एक्चुअली थोड़ी सी फिलॉसफी की जरूरत होती है लाइफ में जी। और जो जमाने की परवाह करते हैं ना, वो कहीं नहीं पहुंचते। जमाना उनको नचाता रहता है और वो नाचते रहते हैं।
ज़माने की फिक्र करके उनको कैसा लगेगा, उनको पसंद आएगा कि नहीं, तो वो इसी में उलझ जाते हैं। जी। मेरी बीवी को कैसा लगेगा, मेरे बच्चों को कैसा लगेगा। जो अपनी तृप्ति अपने में ढूंढता है, अपनी तृप्ति की बात करता है, जी। उसको जो है ना वो डेफिनेटली ज़माने की परवाह करके नहीं चलता। और जहाँ तक चलेगा या नहीं चलेगा उसकी भी परवाह नहीं करता। अभी जैसे मैं बताया तुमको कि घरौंदा बनी, और घरौंदा बनते बनते जो है ना वो ऐसी स्थिति में आ गई कि लड़का लड़की मिलते नहीं है इनमें। यही तो है, वो बुजुर्ग आदमी से जो है ना शादी हो जाती है और वो उसके साथ टिक जाती है। जी। ये अगर देखा जाए तो बाकी पूरी फिल्म एक लव स्टोरी करके देखी जा सकती है। अगर वो उसके साथ चली जाती तो एक नॉर्मल लव स्टोरी होती, पर वो क्योंकि उसके साथ टिक गई और उस मोड़ पे वो फिल्म अलग हो गई। जी। एक कुछ मैसेज भी दे गई कि मैसेज तो बहुत क्लियर है वैसे तो। जी बिल्कुल। और उसमें आदमी को देख लिया, लड़की ने उस बुजुर्ग में भी एक उसके दर्शन किए, इंसानियत के दर्शन किए, जी, जो कि उसमें नहीं था। वो लड़का तो कह रहा था ये मर जाएगा, ठाट करेंगे, बिल्डिंग सारी हमारी हो जाएगी, जी, सारे घर हमारे हो जाएंगे, सारा बिजनेस हमारा हो जाएगा, हमारी पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। जी। पर उसने वो सब छोड़ करके उस आदमी के साथ टिक गई, और उसको वही चीज खराब लगी कि वो लड़का जो है ना किसी की कब्र पे अपना घर बनाना चाहता है। जी जी। जो कि उसका डायलॉग भी है। कब्र पे घर बनाने वाली बात जो थी उसको बहुत हिट कर गई, और उसको सही रास्ता मिल गया जी उस लड़की को। ये जो उसका मैसेज था वो एंड में वही हमने रखा उसको। तो ये हम बात कर रहे थे कि उस दौर में आपने जो एक क्रांति की शुरुआत की कि एनिमेशन। कोई क्रांति नहीं है, ये क्रांति ही है, इसे आपका ना मानना ये आपका बड़प्पन है, लेकिन एनिमेशन की दुनिया में एक मशाल जलाई है आपने और लोगों को राह दिखाई है, एनिमेशन के मायने लोगों को बताए हैं। देखो ये शब्द मत इस्तेमाल करो, मैंने किसी को कुछ नहीं राह दिखाई, मैं अपनी राह चला था और वो कारवां बनता गया वाली बात। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। कारवां की बात आई है तो इस कारवां की जो गूंज है वो थोड़ी सी और लोगों तक पहुंचाएं। एक गाना यहाँ आपकी पसंद का सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं कि वो गाना एक आप गुनगुना रहे थे, हम दोनों फिल्म का गाना था शायद वो। हाँ, हम दोनों का गाना था। वो शायद आपको अच्छा लगता है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जी, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। चलिए तो पर ये गाना सुन लेते। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया,
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। 6 साल का 7 साल का वक्त आपने फिल्म डिवीजन में गुजारा, बहुत कुछ सीखा आपने। जैसे बताया कि एनिमेशन को सही तरीके से, यानी जो आप सीख के लखनऊ से आए थे उसे आपको भुलाना पड़ा, और यहाँ एक नए सिरे से आपने एक नई विधा को सीखा, एक नया दोस्त आपको मिला, बहुत सी जानकारियां मिली। अब आपने ये कब तय किया कि अब मुझे फिल्म डिवीजन छोड़ देना चाहिए, कब और क्यों तय किया? वैसे तो इसके 2 पहलू हैं जी। एक तो वो ये होता है कि जब कुछ होना होता है ना जी, उसका आभास पहले से मिलने लगता है जी, और सर्कमस्टांसेस वैसे बनते चले जाते हैं जी, और आपको संगी साथी सब बदलते चले जाते हैं जी, और कहीं से दूसरी तरफ खिंचाव बढ़ करके आप उस तरफ पहुंच जाते हैं जहां उसने प्लानिंग किया है, जो वो आप वहां पे खड़े होते हैं। एक तो ये उसको अगर आपसे कुछ लेना है ना, आपको आप देने के लिए तैयार रहिए जी, जरूर, बीच में नहीं खड़े होइए। उसकी रजा में रजा कर लो तो आपको बहुत कुछ देगा वो जी। जब आप उसके बीच में इच्छा लेके बैठ जाते हो, नहीं यार मेरे को तो ये रास्ते में तो अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे लाइट भी नहीं दिखती, तो वहाँ मैं कैसे चला जाऊँ जी, ऐसा जब ये सोच के चलते हैं ना तो हम फिर गड्ढे में गिर सकते हैं। गड्ढे में नहीं गिरते तो कम से कम वहीं के वहीं खड़े रह जाते। जी जी। तो ये होता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी बनती चली गई। तो वो क्या सरकमस्टेंसेस थे कि आपको फिल्म डिवीजन छोड़ना पड़ गया या आपने छोड़ दिया? ऐसा है, जो मेरा सबसे नज़दीकी दोस्त था जिसको मैंने गुरु भी बनाया, वो फिल्म डिवीजन छोड़ के चला गया। राम मोहन वो गया ऐसी है कि उसको बाहर के प्रलोभन जो है उन्होंने खींचा और उसको लेकर के प्रसाद प्रोडक्शन ने एक एनिमेशन डिपार्टमेंट बना लिया, शुरू किया। उन्होंने उसको उठा लिया वहाँ से। अब वहाँ से उठ तो गया वो, पर उसका भी दिल इधर ही लगा हुआ था। मतलब वो अकेला क्या करता है। सच बात तो यही है जी जी, जाहिर है कि एनिमेशन कोई एक आदमी का काम तो है नहीं, आपको एक पूरी टीम चाहिए जी। और टीम में तो हम लोग 4 लोग थे, एक वो था और बाकी 3 लोग थे। तो वो जाने के बाद 2-3 महीने के अंदर ही उसको रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ गलती हो गई है, और उसने फिर से हमको साथ आने के लिए कहा। तो वो छोड़ के चला गया था। प्रसाद प्रोडक्शन ने एनिमेशन का डिपार्टमेंट शुरू किया, उसका हेड बन गया और हम लोग वही चमचे के जैसे उसके साथ जुड़ गए। तो आपने भी छोड़ दिया? हमने भी छोड़ दिया। अच्छा, तो वहाँ से उस वक्त जो है ना, हमने ये नहीं सोचा कि गवर्नमेंट की नौकरी क्यों छोड़ूं। वो एक और बगावती कदम था आपका। वो बड़ा बगावती कदम था। हाँ, कि फ्यूचर में एक विश्वास था कि कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे। और सच बात तो ये है कि क्योंकि हाथ से काम करने वाले आदमी को काम की कमी नहीं होती। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम हाथ के धनी थे, हमने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि कुछ डरने की बात है। ठीक है, वहाँ से हम लोग प्रसाद प्रोडक्शन में आ गए, वहाँ शुरू हो गया डिपार्टमेंट हमारा।
और उसी बीच में फिर और थोड़े टकराव की सिचुएशंस होती चली गई। कुछ फिल्में जो है ना, कुछ मुझे भी जानने लग गए थे लोग, और मैं भी कोई आदमी हूँ, कुछ गलतियाँ कर सकता हूँ, तो मुझसे भी गलतियाँ हुई। वो करते करते जो फिर बाद में पता लगा कि वो अलग चला गया, मैं अलग चला गया। और इस बीच में एक और घटना हो गई जी कि 1970 की घटना है। उसमें शिकागो फिल्म फेस्टिवल ने एक सब्जेक्ट लॉन्च किया था, कंडीशन ऑफ मैन, और उसके ऊपर उनको 1-1 मिनट की एनिमेशन फिल्में चाहिए थी। तो उन्होंने ये ओपन जो है ना सबको, सब आर्टिस्टों के लिए प्रपोजल रखा था कि आप 1-1 मिनट की फिल्म बना के भेजिए। मैंने भी बनाई, राम मोहन ने भी बनाई, उसमें राम मोहन ने 2 फिल्में बनाई, और मेरे साथ जो थे उन्होंने भी 1-1 बनाई। तो उस पूरे इसमें एक अच्छा कंपटीशन आपस में हो गया। आपस में कंपटीशन हो गया जी। और उसमें मुझे सेकंड प्राइज मिल गया, सिल्वर ह्यूगो। ओह, जिसकी फोटोग्राफ बाहर लगी जी हुई जी है, जी, बाहर लगी है जी। सिल्वर ह्यूगो मुझे अवार्ड मिला। वो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड था इंडिपेंडेंट। अब उसका कारण क्या है कि क्यों जो है ना बाद में जो है ना हम लोगों के बीच में थोड़ा रिफ्ट होने लगी, ह्यूमन एलिमेंट्स की बातें हैं। जी जी जी। तो ऐसा हो गया कि फिर मुझे प्रसाद प्रोडक्शन भी छोड़ना पड़ा। प्रसाद प्रोडक्शंस में एनिमेशन पे क्या काम होता था उस दौरान? क्या फिल्म क्या बनाते थे? एनिमेशन का काम वहाँ नहीं होता था, क्योंकि राम मोहन के पास ऐसी पुल थी, उसको लोग जानते थे एडवर्टाइजिंग वगैरह में, और बाकी एनिमेशन के करने वाले, करवाने वाले। तो उन्होंने उस आदमी को उठा लिया फिल्म डिवीजन से और उसको अपने साथ ले लिया। अब जहाँ तक प्रैक्टिकल जो है ना प्रॉब्लम आई कि वो अकेला तो करेगा नहीं, उसको भी लोग चाहिए, और हमसे अच्छी और टीम कहाँ मिलेगी। तो उसने हम सबको भी साथ में ले लिया। अब करते वक्त जो है ना एक ह्यूमन एंगल की सोचने की बात है कि मेरा अवार्ड मिलना, पता नहीं मैं थोड़ा ज़्यादा ना बोल रहा हूँ, कि उसको पसंद नहीं आया। और सच बात तो ये है कि उसका मेरे पर जो प्रेम था वो कम दिखा। और आपस में भी जेलसी हो सकती है ना, भाई भाई में होती है। भाई भाई में होती है, तो फिर छूटने के तो कई कारण बन जाते हैं ना। तो उस कारणों में एक हुआ कि मुझे प्रसाद प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा। और यहाँ से आपकी और राम मोहन जी की दोस्ती में दरार भी आ गई। दरार आई पर मैंने नहीं आने दी, मैं आज भी उसको गुरु मानता हूँ। लेकिन इस बारे में बात करेंगे। यहाँ एक गाना बनता है, दोस्त दोस्त ना रहा। प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानते में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे, जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हमसफर। वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे।
गले लगी सहम सहम, भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। वफा कले के नाम जो धड़क रहे थे हर घड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो, जो मुस्कुरा के रह गए जहर की जब सुई गड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो। अब किसी का मेरे दिल इंतजार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। जैसे गाने से पहले आपने कहा कि दरार आई लेकिन मैंने नहीं आने दी। मेरी तरफ से उसके लिए इज्जत कभी कम नहीं हुई। उसके बाद कई चीजें हुई हमारी, उसकी भी लाइफ में, मेरी भी लाइफ में। पर उन सारी बातों पे मैं आऊंगा, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि प्रसाद प्रोडक्शन छोड़ने के बाद फिर एक बार आपके सामने एक खुला जंग का मैदान, क्या सोच के प्रसाद प्रोडक्शन छोड़ दिया? और उस दौरान नया नया आपका वो संबल भी टूटा था, राम मोहन जी से साथ भी छूटा था। हुआ क्या कि उससे ज्यादा जो है ना चोट मुझे घर पे लगी। अच्छा। मैं इस वक्त शादीशुदा आदमी था। देखिए, मैं इन सब बातों के दौरान मैं वो घर के पहलू को एकदम भूलता चला जा रहा था। बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं तो ये भूल ही गया बीच में। हालांकि मैंने जिक्र किया था कि वो नजरें चार हुई या नहीं हुई, लेकिन आपने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं ये पूछना भी भूल गया कि उस फ्रंट पे आपके घर वालों ने क्या किया, कैसे किया। तो फिलहाल हम उस काम धंधे की बात को यहाँ थोड़ा सा विराम देते हैं, और मैं आपसे यही पूछता हूँ कि आपको यहाँ मुंबई भेजने के बाद आपके मदर फादर ने आपकी घर बसाने के बारे में क्या सोचा? फिर तो सोचते तो होंगे कि लड़का वहाँ अकेला रहता है, खाना पीना बाकी तो सब कुछ ठीक है, माँ को सबसे पहले खाने की फिक्र होती है कि मेरा बेटा होटल में खाता होगा। नहीं, वो तो सही है, पर मेरी माँ बहुत ग्रेट थी, मैं उसको बहुत मानता हूँ जी। वो इसलिए ग्रेट मानता हूँ कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उन्होंने बहुत सी किताबों का अध्ययन बहुत करती थी जी, बहुत पढ़ती रहती थी, और उसमें से जो भी निचोड़ की बात होती थी वो हम सब बच्चों की जिंदगी में डालने की कोशिश करती थी, और उसकी वजह से हम भटकने की जहमत से बच गए। माँ के जो है ना शब्द हमें मार करते थे, और हम अच्छे दोस्त चुनते थे और उनके साथ निभाने की ताकत भी रखते थे, डेवलप हो गई थी। इसलिए कहा कि वो मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा, तो उसके पीछे भी यही बात है कि
इतना सब होने के बाद भी, हालांकि हमारा मिलना जुलना बहुत कम हो गया, उड़पी रेस्टोरेंट पीछे रह गया, मेरा दादा जाना बंद हो गया, मेरी इस बीच शादी भी हो गई थी, और राम मोहन ने भी बाद में शादी कर ली जी। उसके घर आना जाना हमारा बंद हो गया, वगैरह वगैरह। तो यहाँ एक सवाल बीच में जो छूट जा रहा है वो पूछ लूंगा कि वो चाचा जी के घर आप रहते थे, वो घर आपने कब छोड़ा, और वो घर का क्या, किस तरह से आपका अलग एक घर बना? कहानी में कहानी है जी, कहानी में कहानी, और मैं एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ बैठा हूँ तो कहानी तो मैं सुनूंगा ही ना। वो कहानी ऐसी है कि मेरे चाचा का बिजनेस कुछ ज्यादा चलता नहीं था, और उन्होंने इसी लालच में चिट फंड वगैरह शुरू किया था जी। अब चिट फंड तो बेसिकली धोखाधड़ी का बिजनेस है, तो वहाँ पे उनके आए दिन जो है ना थोड़े झगड़े वगड़े होते रहते थे जी जी। पर वो संभाल लेते, बहुत ही वेरी स्ट्रांग मैन। और उनके 2 बच्चे थे, एक बड़ी लड़की थी और उससे छोटा एक लड़का था। लड़के को बहुत प्यार करते थे, उसको इधर जाओ घूम के आ जाओ, इधर घूम के आ जाओ, इधर, मतलब उसको भी उन्होंने अपने ढंग से बिजनेस का एक अड्डा बना दिया था कि ये इधर ही बैठेगा। इस बीच में मेरी नौकरी लग गई थी, उनको पता लग गया कि मैं आया हूँ काम करने के लिए, और मेरा भी हक बनता था कि मैं उनकी बहुत इज्जत के साथ उनके घर में रहूँ। तो उसमें जो है ना, पहली तारीख को जैसे ही तनख्वाह मुझे मिली, फर्स्ट फिल्म डिवीजन से जो मुझे मिली, मैंने जा करके उनके हाथ में रख दी कि मेरी पहली पगार है और मुझे तो आपके साथ रहना है, तो इसमें से कुछ मुझे दे दीजिएगा और कुछ घर के खर्चे बच्चे के लिए जो आपको चाहिए, क्योंकि मैं भी जानता था उनकी कंडीशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ी बेईमानी हो गई जी। बेईमानी हो गई तो नेचुरली मुझे एहसास हो गया कि अब मुझे अलग ही रहना पड़ेगा जी। और यहाँ मैं नहीं रह सकता, क्योंकि एक दूसरे को देखना है, एक दूसरे से बातें करनी है, और मुझे एक एक पैसे के लिए अभी मेरी ही तनख्वाह में से कुछ मिले उसके लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनकी इजाज़त ले करके पेइंग गेस्ट करके मैं कहीं रहना शुरू कर दूंगा। तो घरौंदा की जो नींव जो है ना वहाँ से पड़ गई थी। जी जी। और मैं बार बार जो मतलब घर के बारे में बात कर रहा था, उसका कारण ये था क्योंकि आपकी जो पहली फिल्म थी उसका एक ऐसा वो विषय एक ऐसा था, वो बहुत ही ज्वलंत समस्या मुंबई की, और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इससे आप जरूर 2-4 हुए होंगे और इसलिए वो कहीं आपको हॉन्ट करता रहा होगा विषय, और जैसे ही आपको मौका मिला तो आपने उसको लोगों के सामने ले आए। आप वो उसका एक गाना मैं सुन लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर मैं आपके साथ उस घर में चलूंगा जहाँ आप पेइंग गेस्ट रहते थे। ठीक। तो ये घरौंदा का गाना सुनते हैं। शहर में रात में
अंधा कुआं, इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, खाबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। इन उम्र से लंबी सड़कों को, इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं, बस दौड़ती फिरती रहती है। हमने तो ठहरते देखा नहीं, इस अजनबी से शहर में जाना पहचाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, खाबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उजाले उनकी यादों के, और आज बातचीत हो रही है निर्माता, निर्देशक और एनिमेटर भीमसेन खुराना से। आपसे बातचीत की है अमरकांत ने। तो दोस्तों, अभी हम एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, फिलहाल अकेले ही हैं भीमसेन जी। मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ वहां की बात कर रहा हूँ। तो भीमसेन जी पेइंग गेस्ट बनकर कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर वो रैन बसेरा आपने कहाँ ढूंढा, कैसा था, कितने पैसे देते थे आप उसके, कैसा लगता था आपको? 120 रुपया देता था उसको। 323 रुपए में से 100 रुपए आप भेज देते थे छोटे भाई को, 120 रुपए आपके रैन बसेरे के। बचा क्या, कैसे होता था गुजारा? कभी दिक्कत भी नहीं हुई। वो अच्छा। मैंने 12 घर बदली किए, 12 जगह अलग अलग एक्सपीरियंस हैं जी, अलग अलग कहानियां हैं। कुछ अगर याद हो आपको? ऐसा था कि एक जगह यहाँ पे खार में एक फैमिली थी, ओल्ड कपल था जी। उनके साथ उनका एक लड़का यहाँ रहता था, कश्मीरी फैमिली थी, और उनका एक जो उससे बड़ा लड़का था वो वहाँ पे मेयो कॉलेज, बाद में वो प्रिंसिपल हो गया वहाँ का, मेयो कॉलेज में पढ़ाता था। उस फैमिली को पेइंग गेस्ट की ज़रूरत थी तो मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ पे मेरी मुलाकात एक ब्रिज गुप्ता करके लड़का था जो पहले भी रहता था वहाँ पे। तो उसका पास एक कमरा था, उसके बाद मेरे पास एक कमरा था और उन दोनों के पास एक कमरा था। 3 कमरे का वो फ्लैट था ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें रहते थे। तो उसकी तो मेमोरीज मुझे मेरे पास विविड है, क्योंकि मुझे वहाँ पे सुकून मिलता था घर लौटने का, क्योंकि एक फैमिली एटमॉस्फेयर जी। और मैं शादी करके भी वहीं पे आया था। अच्छा, मजे की बात यह है कि उन्होंने एक शर्त रखी थी कि पेइंग गेस्ट के लिए आपको जगह दे रहे हैं, पर जिस दिन आप शादी करेंगे उससे 2 दिन पहले छोड़ देना जी। ये शर्त पे मैं वहाँ रहने लगा
अब शादी थोड़ी दिन बाद हुई। उस समय मैं फिल्म डिवीजन में काम करता था। तो फिल्म डिवीजन में उन दिनों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिल्म डिवीजन में सोसाइटी बनी हुई थी टेक्नीशियंस की, फिल्म डिवीजन के स्टाफ वगैरह की। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को अप्लाई किया हुआ था कि हमारे स्टाफ को रहने के लिए आप फ्लैट्स दीजिए। तो ठीक है, इस बीच में वो अपने आप में चल रहा था और इस बीच में मेरे पर प्रेशर जो है ना घर से आ गया, तुम शादी कर लो, तुम्हारी नौकरी भी है, तुम रहते भी ठीक जगह पे हो। और मैंने उनसे कहा कि मैं वहाँ पे पेइंग गेस्ट करके रहता हूँ और मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे अपनी माँ के शब्द याद आते हैं, बेटा जो आता है ना वो अपनी किस्मत साथ लेके आता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है और ना ही तुमसे होगा, जो होने वाला है वो होगा, तो तुम शादी कर लो। पता नहीं इस वक्त क्या मती मारी गई थी तो मैंने शादी कर ली। बहरहाल आपकी शादी हो गई। और मजे की बात ये देखो, जब शादी हो गई तो मैं उसको लेकर के यहाँ आया, अपनी मालकिन को लेकर के बम्बई में आया और वहीं पे नेचुरली पेइंग गेस्ट करके रहता था। वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे जी, बाहर गए थे मतलब बड़े बेटे के पास मेयो कॉलेज में गए हुए थे और पूरा फ्लैट खाली था। तो मैंने कहा कुछ दिन तुम यहाँ रह लो, फिर तुम दिल्ली चली जाना। वो काम करती थी, वो स्कूल में पढ़ाती थी, मैं इस बीच में जगह ढूंढ लूँगा, फिर तुम बुला लूँगा। ठीक है, रजामंदी से सब काम हो गया। और इस बीच में मैं जब आया उसको लेकर के तो फिल्म डिवीजन में गया मिलने के लिए लोगों से कि मैं शादी करके आया हूँ, ये थोड़ा पेड़ा वेड़ा खा लो सब लोग। और बांटने के बाद हम लोग मनी हनीमून के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज कर रहा था, वो फ्लैट्स वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो उसने मुझे बुलवाया और बुलवा के बोला कि तुम्हारे नाम का एक फ्लैट ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें 2 अवेलेबल हैं, तुम अपने हिसाब से जो चाहिए वो चुन लो। ये यहाँ आपकी माँ की बात जो है वो सच साबित हो गई। यहाँ मुझे याद आ रहा है आपकी फिल्म का गाना जिंदगी मेरे घर आना। तो पहले तो मैं गाना सुन लेता हूँ और सुनवा देता हूँ दोस्तों को, और उसके बाद मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगा देखने के लिए, मतलब वो मकान घर में कैसे बदला। मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी, मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी, मेरे घर आना आना, मेरे घर आना जिंदगी जिंदगी, मेरे घर आना आना जिंदगी। जिंदगी जिंदगी, मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है, न दस्तक जरूरी न आवाज देना, मेरे घर का दरवाजा कोई नहीं है दीवारें गुम और छत भी नहीं है, बड़ी धूप है दो, बड़ी धूप है दो, तेरे आंचल का साया चुरा के जीना है जीना, जीना जिंदगी जिंदगी। जिंदगी
घर आना, आना जिंदगी, जिंदगी मेरे घर आना। जिंदगी मेरे घर आना। चलिए दोस्तों, झांकते हैं भीमसेन जी के घर में, उस घर में जहां भीमसेन जी की माँ की वो बहू जो अपना भाग्य लेकर खुद आई। फिर एक जिंदगी बदल गई होगी आपकी, क्योंकि अभी तक आप अकेले थे, एक साथी मिल गया, एक हमराही मिल गया, साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदल जाता है आदमी का। एक्चुअली उसके आने से ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बढ़ी थी, उसके आने के बाद जो जिम्मेदारियां बढ़ी वो तो धीरे धीरे करके घर के अंदर घुसती गई और मैं उसमें कसता चला गया। जी जी। और हाँ, ये जरूर है कि वो मुझे एहसास हो गया था कि मेरे आगे की जिंदगी क्या होने वाली है। तो उसी बीच में हम लोग ने शायद उस चेहरे को छोड़ा है कि मैंने फिल्म डिवीजन क्यों छोड़ा। तो अभी फ्लैशबैक में जा करके उस सिरे को पकड़ना पड़ेगा जी। और उसमें कि इसके आने के साथ साथ वो फिर वो दिल्ली चली गई बम्बई आने से पहले। उस समय जिम्मेदारी का मुझे एहसास नहीं था। हाँ। वो तो एक जैसा लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, तो उस तरह से जिंदगी चलने लगी। शाम को घर जाते वक्त, अच्छा वो घर जो मुझे मिला वो गोरेगांव में मिला। जी जी। और घर को चुनने में मैंने पत्नी का साथ लिया। उसमें दो तरह के घर थे जो मैंने पहले बताया। तो एक थोड़ा बड़ा था जो मैंने चुना और उसमें उसको आना था। वो आई यहाँ पे और फिर चली गई क्योंकि उसको अपनी नौकरी छोड़नी थी उधर। वो जो छोड़ के जब आई तो मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो गया था। दो तीन बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं जी। एक, घर तो आ गया पर सामान तो कुछ था ही नहीं। हाँ, आप तो पेइंग गेस्ट रहते थे। पेइंग गेस्ट करके रहता था। तो सबसे बड़ी चीज क्या जरूरत थी उस वक्त, एक पलंग तो होना चाहिए। जी हाँ। एक लोहे का पलंग खरीदा, वो पतरे वाला होता है ना। जी जी। एक लोहे का पलंग खरीदा, उसको साथ लेके गया। हमने जाके पलंग पसंद किया और वही हमारा फर्नीचर था। जी। बर्तन में वो भी कुछ नहीं लाई थी अपने घर से, मैंने भी कभी कुछ नहीं लिया था। एक गिलास था जिसमें दूध गर्म होता था और एक पतीला था जिसमें दूध गर्म होता था, उसमें डाल के मैं पीता। चाय वगैरह मैं नहीं पीता था उस समय। और शक्कर के नाम पे पुड़िया ले आता था बाजार से, भाई 100 ग्राम शक्कर दे दो, और उसको ला कर वहीं बिछा देता था स्टोव के पास, और उसी में से एक एक चम्मच करके जैसा ज़रूरत होता था वैसे लेते रहता था। तो ये हमारा शुरुआत का हिसाब किताब था। अब उसमें एक और चीज़ जो घटित हुई वो ये है कि अभी किसी को बुला भी नहीं सकते, किसी को घर दिखा भी नहीं सकते, बिठाने की तो जगह ही नहीं है। माँ भी आना चाहती थी देखने के लिए घर में है, ठीक है, ठीक ठाक है कि नहीं। तो फिर से ये सोचा गया कि एक सोफा ले आते हैं, सोफा कम बेड, ताकि दोनों का काम करे। इस बीच में वो प्रेग्नेंट हो गई थी जी। घर चली गई और मैं इधर सोफे का जुगाड़ करने लगा। दादर के चक्कर लगाता था, कौन सी दुकान पे ठीक अच्छा दिखता है, स्पेशली इसका कलर वगैरह जो सोफे का होना चाहिए वो थोड़ा मेरी पसंद का होना चाहिए। तो एक जगह पे मिल गया। इस बीच में वो आ गई तो पलंग तो था, बच्चा भी था उसके हाथ में। तो ये बेटा हुआ, बेटी हुई, बेटा हुआ? मेरे 3 बेटे हुए वैसे जी। तो वो पहला बेटा था। क्या नाम रखा उसका आपने? नाम जो रखा वो था हिमांशु। और फिर मैं उस सोफे की बात कर रहा था जी। तो सोफा मैंने एक बुक किया वहाँ पे। उसने कहा कि 5-7 दिन के बाद मैं इसको संडे को आपको भेज दूंगा। दादर से चलेगा वो ठेले के ऊपर, और सोफे को रख करके वो यहाँ गोरेगांव पे आएगा। अब वो आएगा कि नहीं आएगा इसकी चिंता मुझे थी, उसके भेजने वालों को नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है जी। तो मैं वहाँ पे 1 घंटा पहले ही पहुँच गया जब उसने बोला था भेजूंगा। तो खैर वहाँ से उसके सोफे वाले का को रास्ता नहीं भूलना चाहिए, इसलिए उसके साथ साथ मैं चल के आया और उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गोरेगांव में। जी। तो ये इसका जो प्यार है, ये जो प्यार दिखता है
कि ऐसा मैं कभी करता नहीं या करता भी नहीं कभी, किसी के लिए तो नहीं किया आज तक, पर घर के लिए किया। तो मुझे लग रहा है कि वो चिड़िया होती है ना जो घोंसला बनाती है, हाँ, वो जब एक एक तिनका बटोर बटोर के लाती है और अपने घोंसले में रखती है, मुझको ऐसा ही लग रहा है कि वो जो सोफा नहीं, वो एक ऐसा तिनका था जो आप अपनी चोंच में दबा के दादर से चले और गोरेगांव तक आए और बड़े जतन से आपने अपने घोंसले में उसको लगा दिया, स्थापित किया। और यहाँ आपका बेटा भी हो गया। तो वो गाना जो मैंने थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों को सुनवाया था, जिंदगी मेरे घर आना, उसका एक और हिस्सा है, मगर अब जो आना तो धीरे से आना। क्या बात, क्या बात। तो यहाँ वो सुन के तुमने मुझे कुछ डायरेक्टर जैसा दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों को मैं बताऊंगा कि मैं आपकी शागिर्दी में कब आया और कैसे आया, वो भी एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए भी बहुत टाइम है। मगर अब जो आना तो धीरे से आना, मगर अब जो आना तो धीरे से आना। यहाँ एक शहजादी सोई हुई है, ये परियों के सपनों में खोई हुई है। कदमों में इसको बिठा के जीना है, जीना जीना जिंदगी, जिंदगी हो जिंदगी। मेरे घर आना आना जिंदगी, जिंदगी मेरे घर आना। भीमसेन जी, ये गाना अपनी जगह पर एक कहानी कह गया। वो शहजादी तो नहीं, शहजादा उस समय आया था, फिर और शहजादे आए, लेकिन बीच में हमने थोड़ी सी बातें छोड़ी। आपकी कामकाज की जो बातें थी कहीं हमने छोड़ दी, जहां प्रसाद प्रोडक्शन भी छोड़ दिया आपने। इस दौरान शादी की बात भी आ गई। तो वो प्रसाद प्रोडक्शन छोड़ने के बाद फिर आपने क्या किया? क्या आपका फिर किस तरह से वो रहा? प्रसाद प्रोडक्शन छोड़ना आसान नहीं था जी। मैंने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी थी जी, और प्रसाद प्रोडक्शन भी छोड़ने की नौबत आ गई थी जी। ये भी हो गया था। अब मुझे मेरे उस वक्त में बाप नहीं था, पति नहीं था, अब क्या होगा? और मेरे से ज़्यादा चिंता ये मेरी पत्नी को थी जी। तो वो छुप छुप के रोने लगी। हालांकि पैसे की कमी नहीं थी, मतलब ऐसा छोटा मोटा डिपॉजिट था, काम होता रहता था जी। सीधी बात ये थी कि मैंने तो राम मोहन को भी छोड़ दिया था। अब तो बिल्कुल ही वही मैंने जैसे कहा कि आप फिर एक बार अकेला शहर में वाली बात है। तो वो भी हो गया। अभी कहाँ से सिरा पकड़ूं कि तुम बताओ कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, ऊपर हो रहा था, वही बात आ जाती है। और ऐसे ही मुझे उन दिनों यूनिसेफ से फोन आया दिल्ली से कि आप यहाँ आइए, आपको एयर फेयर देते हम, और हमको कुछ
फिल्में बनवानी है हाँ। एनिमेशन की, और आप उसको आकर बनाइए। वो एक अनेक एकता का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ जी। एक चिड़िया या अनेक चिड़िया का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, और वो मुझे स्क्रिप्ट दी गई और कहा कि इसका स्टोरी बोर्ड बना के दिखाइए और हम आपको एडवांस वगैरह भी दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। तो मैंने अपने ससुराल में रह करके जो स्क्रिप्ट दी थी उसमें गाने वाने एक चिड़िया वगैरह सब गाना था, तो उसका मैंने स्टोरी बोर्ड बनाया वहाँ पे। और स्टोरी बोर्ड बना करके वो मैंने उनसे 7 दिन मांगे थे, तो 2 दिन में हो गया जी। और मैं उसको लेकर के चला गया। उसके बाद 2-3 दिन उनकी मीटिंग वगैरह चलती रही। उस बीच में वहीं रहा और मुझे वापस लौटने के लिए एयर टिकट तो चाहिए थी। वो उन्होंने इंतज़ाम करके फिर उन्होंने कहा ठीक है ये आप करिए, और कॉन्ट्रैक्ट बनाया उन्होंने, वो मेरे पीछे बनाया उन्होंने कि ये आप करेंगे। मैं खुशी आ गया वापस। यहाँ आया तो कुछ थोड़ा और काम बाहर से आया हुआ था, मेरे को ढूंढ रहे थे। एक प्रोड्यूसर होता था एड फिल्म्स का, ज्योति ठाकुर, बड़ा नाम था उस जमाने में। बड़ा नाम जी, था उसका। जी। वो मेरा बड़ा मित्र बन गया था। जी वो राम उनके पास नहीं जाना चाहता था, वो मेरे पास ही आता था जी। और उसकी फिल्मों के मैं स्टोरी बोर्ड बनाने लगा। जी। तो एक तरह से वो जमीन पट गई जहाँ से दरार निकली थी, और एक नई जमीन तैयार हो गई। उधर से एड फिल्म्स और इधर ये यूनिसेफ का प्रोजेक्ट, एक अनेक चिड़िया अनेक चिड़िया। और इन सब करते करते तो हम आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों की याद को ताज़ा कर दें, और जो हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता हैं उनको खुश करते चलें। एक चिड़िया अनेक चिड़िया को देख तो नहीं सकते, सुन तो सकते ही, तो सुनते। अच्छा बताती हूँ। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं। नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, एक करके तारे भले अनेक। ठीक से समझाना दीदी। देखो देखो एक गिलहरी, पीछे पीछे अनेक गिलहरियाँ। एक तितली, एक और तितली, एक करके हो गई अब अनेक तितलियाँ। समझ गया दीदी? एक उंगली अनेक उंगलियाँ। हाँ दीदी दीदी, वो देखो अनेक चिड़िया। तो ये थी निर्माता, निर्देशक और एनिमेटर भीमसेन खुराना के साथ अमरकांत की लंबी बातचीत। भीमसेन खुराना जी की यादों के उजालों में अभी जिंदगी की कई सच्चाइयां छिपी हैं, जिन्हें वो अमरकांत के साथ बांटेंगे। इस प्रोग्राम के लिए तकनीकी सहयोग मिला विनायक तडवलकर और सुनील भुजबल से। आज पिटारा लाया था उजाले।
यादों के